साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक देश की स्थिति के बारे में एक आपसे चर्चा करेंगे। ईसा पूर्व 5000 पहले आर्य इस देश में आए थे। तब उसमें स्थिति ये थी कि खैबर और गोलन दर्रों से लोग बाग इधर आते थे और ये भारत एक भूभाग था, बहुत बड़ा भूभाग था, जिसके कुछ हिस्से में कुछ लोग रहते थे और लोग बाग आते गए। कुछ घूमने के लिए आए, कुछ व्यापार के लिए आए, कुछ शौकीन पर्यटन के लिए आए, कुछ अन्य कार्यों से भी आए और उस भूभाग पर एक खोजी की तरह से उनका काम चलता था कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ऐसे क्या है, और एक जिज्ञासा होती थी कि जानकारी हासिल करें। ये तो शुरुआती दौरों की बात है। उस समय कुछ लोग अकेले आए, कुछ लोग परिवार के साथ आए, कुछ लोग ऐसे ही आए, तो कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग रह गए। तो इस तरह से मिला जुला एक होता रहा और काफी समय बाद जो है ये आर्य आए, जो एक तरह से आने के बाद आगे तक बढ़ते गए और वो यहीं बस गए। मध्य एशिया से ये लोग आए थे और उन्हें अच्छा लगा, यहीं बस गए। परंतु उसके पहले से इस देश में कुछ ऐसे भी स्थान थे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या इस तरह के स्थान, जहां एक सभ्यता विकसित थी जो आज की सभ्यता का मुकाबला कर सकती थी। आज की सभ्यता के मुकाबले वो सभ्यता थी और उन दोनों में यहाँ के जो उनको मूल निवासी हम कह लेते हैं, यहाँ के मूल निवासियों में और आर्यों में एक द्वंद्व हुआ, एक लड़ाई हुई। जैसे होता है आमतौर पर कि कोई कहीं घुस आता है, कहीं बसने लगता है, तो उसकी एक लड़ाई होती है। उसी तरह से एक लड़ाई होती है। हल्की फुल्की बातें हैं तो प्राचीन बातें हैं, और उस लड़ाई होते होते एक देवासुर संग्राम का भी जिक्र आता है। उनका जो आर्यों का कल्चर था वो अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी, और ये अनार्य या मूल निवासी जो थे इनकी संस्कृति अलग थी। दोनों संस्कृतियों की लड़ाई हुई और लड़ाई होने पर जो वैसे तो कोई न हारा न कोई जीता, लेकिन एक समझौता हुआ। कुछ इनकी चीजें उन्होंने ग्रहण किया, कुछ उनकी चीजें इन्होंने ग्रहण किया। लेकिन आर्य जो है वो यहाँ के लोगों पर थोड़ा भारी पड़े, उनका थोड़ा वर्चस्व बढ़ा। धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ते बढ़ते वो जहां से आए थे वहां के संस्कृति का यहाँ विघटन भी हुआ, अस्थायित्व भी हुआ। ये एक लंबा इतिहास है जिसको शॉर्ट में बताने पर तो वो उतनी बात नहीं बनती है। विस्तृत जानकारी करने के लिए तो अलग से ही आदमी इस पर जानकारी हासिल कर सकता है। यहाँ उनका चलता रहा आर्यों अनार्यों की लड़ाई, और जैसा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अनार्य जो है भागकर दक्षिणी हिस्से में चले गए, जो आज देश का दक्षिणी भाग है, जिसे अंग्रेजी में साउथ कहते हैं, और उसमें 8-10 प्रांत तो है ही हैं। महाराष्ट्र है। एक हिस्ट्री और भी पैरेलल में चलती है कि कुछ छोटे छोटे दल और आते गए बाद में,
जो गुजरात से आने का सिलसिला पश्चिम से ही हुआ, पूरब से तो हो नहीं सकता था। तो पश्चिम से जो हुआ वो गुजरात से बढ़ते बढ़ते कोकण की तरफ से होते हुए पूना और महाराष्ट्र में आ गई, जिसके बारे में एक वीडियो भी मैं बना चुका हूं। ये बेन इजराइल से लोग आए और यहाँ आकर के फिर पेशवा बने शिवाजी के साम्राज्य में, और फिर उन्होंने काफी अत्याचार किया। और एक तरह से एक मोटा मोटा इतिहास है, एक इसकी विशद विवेचना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो संस्कृति फैली उत्तरी भारत में कि काफी बड़े भूभाग में, वो संस्कृति यहाँ के मूल संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। दोनों का मिश्रण हुआ और इसके बाद जो है 6ठी शताब्दी में उनके अंदर काफी अत्याचार था। यज्ञ करते थे, यज्ञ में जानवरों की बलि चढ़ाते थे, जानवरों को मतलब ढोंग पाखंड आडंबर उनके अंदर था। वो जंगली टाइप तरीके से रहते थे, जंगलों से आए हुए थे। ये गाय बैल भैंस तमाम चीजें जो है अग्नि को यज्ञ के नाम पर चढ़ा दिया जाता था। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसमें वो खाते भी तो उसको भून करके, और तमाम चीजें हैं, उसका हम विशद वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो छोटी होगी। उसके बाद जो है 6ठी शताब्दी में ये सब होते होते बुद्ध की थ्योरी आ गई। बुद्ध और जैन, बौद्ध और जैन की थ्योरी आई। बुद्ध ने अहिंसा को परमो धर्म बताया, अहिंसा जो है, और जैन धर्म तो उससे भी ज्यादा अहिंसा में विश्वास करते थे। इस तरह जैन और बौद्ध धर्म के बाद ब्राह्मण धर्म जो है, उसको ब्राह्मण धर्म कह लीजिए या आर्य धर्म कह लीजिए, उसका काफी शमन हुआ और उसका एक तरह से समाप्त हो गया, काफी हद तक कम हो गया। समाप्त तो नहीं हुआ, काफी हद तक कम हो गया। फिर बौद्ध संस्कृति जो है वो मानव धर्म को लेकर के थी, जबकि वो ईश्वर और देवता की परिकल्पना करते थे। तो मानव धर्म की परिकल्पना हुई तो एक श्रमण संस्कृति बनी जो मानव से संबंधित थी। मानव श्रमण संस्कृति, मानव संस्कृति को ही श्रमण संस्कृति कहते हैं। फिर एक प्रतिक्रांति हुई, बौद्ध धर्म का सारे दुनिया में प्रचार हुआ, अशोक ने किया। फिर एक प्रतिक्रांति हुई, पुष्यशुंग मित्र है। पुष्यशुंग मित्र के आने के बाद बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और बौद्धों का बहुत कत्लेआम हुआ। बौद्ध धर्म एक तरह से समाप्त प्राय हो गया क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा हुई, बड़े पैमाने पर हुई। अब ब्राह्मण धर्म का फिर जो पहले था, बुद्ध से पहले, उसका एक और बिगड़ा हुआ रूप आया और इसमें उन्होंने बौद्ध धर्मों को नष्ट करके, अशोक के स्तूपों को नष्ट करके ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया, जिसमें ढोंग पाखंड आडंबर पूरी तरह समाहित था। उस ढोंग पाखंड आडंबर में तमाम भ्रामक चीजें पैदा की गई, ग्रंथों की रचना की गई और पूरी तरह से भारत को एक खास संस्कृति में जकड़ दिया गया। जकड़ना हम इसलिए कहते हैं कि जो संस्कृति पुष्यशुंग मित्र के बाद पैदा हुई या जो संस्कृति चली, उसमें ढोंग पाखंड आडंबर का ही बोलबाला था और उसमें जो ग्रंथ लिखे गए
वो ढोंग पाखंड आडंबर के सपोर्ट में, उसके सहमति में लिखे गए और बताया गया कि ये शास्त्रों में वर्णित है ये चीज, जो अभी तक चला आ रहा है और उसका व्यापक असर अभी तक है। उसके बाद जो है देश गुलाम हुआ, छोटे छोटे राजा हुआ। उससे पहले उन राजाओं ने, किसी ने बौद्ध धर्म को माना, किसी ने ब्राह्मण धर्म को माना या आर्य धर्म को माना, और मिला जुला चलता रहा। उसके बाद देश की स्थिति आपस में बिगड़ गई। देश की जो हार्मोनी थी, जो सौम्यता थी, जो देश की एक अस्मिता थी, वो खराब हो गई और बाहरी विदेशों से आक्रमण होने लगे। चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, जाने कौन कौन आक्रमण हुए। उसी पश्चिम से ही सारे आक्रमण हुए और उसमें काफ़ी इन संस्कृतियों का नुकसान हुआ और धीरे धीरे करते करते आगे चल करके मुस्लिमों में बहुत सारे आ गए। 1191 में मीर कासिम आया, उसने कुछ जगहों पर कब्जा किया। फिर धीरे धीरे खिलजी वंश और तमाम जो है आए और मुगल आए। मुगलों ने लंबा शासन किया। बाबर के बाद जो है और बाबर के जमाने में भी जो आजकल हिंदू हिंदू कह रहे हैं या ब्राह्मण हैं या और हैं लोग, वो मुसलमानों के सपोर्ट में रहे। वो मुसलमानों के शासन में वो उनके सपोर्टर थे, वो उनके सहायक थे और उन्हीं के ऊपर अत्याचार भी होता था। संस्कृतियों की लड़ाई, मुस्लिम संस्कृति और एक तरह से कह लीजिए भारतीय संस्कृति की लड़ाई हुई, जो पहले से चला रहा। लेकिन इसके पहले पुष्यशुंग के समय में ही भारतीय समाज कई हिस्सों में बांट दिया गया। जो अभी नारा दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, ये गलत नारा है और ये भ्रमित करने वाला नारा है। ये नारा तो सफलीभूत हो चुका है पुष्यशुंग मित्र के जमाने में ही, और उसमें जातियां बनाई गई, धर्म में काफी बंदिशें लगाई गई और समाज को एक नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया गया और समाज पूरी तरह से टूट गया और टूट करके कई हिस्सों में, अनेकों हिस्सों में बट गया और उसमें कोई साम्यता नहीं रही। पूरी तरह से जो भारतीय समाज था वो बिल्कुल नहीं, अलग थलग हो गया और अलग थलग होने के बाद, बटने के बाद, अलग थलग होने के बाद तमाम उसमें ग्रंथ लिखे गए, रामायण महाभारत, ये सब ग्रंथ जो है वो बांटने वाले ही थे। तो उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य हुआ। मुगल साम्राज्य के बाद धीरे धीरे मुगलों का पतन होता गया और औरंगजेब के बाद, उसका भी एक बहुत लंबा इतिहास है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर आए, फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने इस देश में सुव्यवस्थित तरीके से लूटपाट की। लूटपाट तो पुष्यशुंग के दल ने भी किया और सुव्यवस्थित तरीके से लूटपाट की और पैसा जो है विदेशों में गया और ये देश कंगाल हो गया। मतलब उसका वर्णन क्या किया जाए। लोगों के पास दुर्भिक्ष पड़े, अकाल पड़े, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग काफी संख्या में मरे, बीमारियां संक्रामक आई, प्लेग, हैजा, ये सब उसमें मरे और देश की दुर्दशा हो गई। और अंग्रेजों को तो इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शासन करने के लिए काफी कुछ विकास किया, जिसका भारतीयों ने ही विरोध किया। जो सबल, जिसको आर्य कह लीजिए, विरोध किया और विरोध करने के बाद जो है फिर भी वो इतने सबल थे अंग्रेज कि उन्होंने पूरी तरह से शासन किया। पूरा भारत को जितना लूट सकते थे लूटा और
कुछ विकास के भी कार्य किया, बहुत चीज़ें चेंज करी, शिक्षा का के क्षेत्र में काम करी जो उससे पहले नहीं हुआ, जो पुष्य के बाद नहीं हुआ था, और काफ़ी चीज़ें करी। अब भारत वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हुए, देश का बंटवारा हुआ और शिक्षा का बढ़ावा हुआ, शिक्षा काफ़ी हुई, देश में विकास भी काफ़ी हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रियां हुई, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा किए गए। अब उसके बाद और वर्तमान में आ जाते हैं। जब से ये आज़ादी मिली 2014 में, जब से आज़ादी मिली तब से जो है अब उसके बाद की विवेचना करते हैं। उसके बाद की विवेचना ये है कि फिर 56 इंच का सीना आ गया, फिर नोटबंदी हुई, फिर झूठ पर झूठ बोले गए, ये देश बिकने नहीं दूंगा, फिर वही पुष्य शुंग मित्र वाली स्थिति शुरू हो गई। झूठ बोलना, जुमले कसना, फकीर बताना, 10 लाख का सूट पहनना, महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे तरीके से रहना, मतलब एक झूठ का माया जाल जो आर्यों ने फैलाया पुष्य शुंग मित्र के बाद, जिसके बाद देश बर्बाद हुआ और देश का गुलाम हुआ, बर्बाद क्या है, गुलाम हुआ। वही स्थिति फिर लाई जा रहे हैं। मंदिर बना, मस्जिद ढही और देश बर्बाद हुआ, जीडीपी खत्म हुई, देश गरीबी की हालत में आ गई। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह ने इसको WTO में ले आया और कुछ स्थिति सुधरी। फिर 2014 आज़ादी का टाइम आ गया। आज़ादी के टाइम की बात बताया ही हमने। अब आज़ादी चल रही है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं हम लोग, और उस स्वतंत्रता में पुष्य शुंग मित्र वाली हालत हो रही है कि ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ रहा है, समाज बट रहा है, देश की दुर्दशा हो रही है, देश पतन में जा रहा है। हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, सिख हो, ये तो तुम पहले ही करवा चुके हो। ये तुम्हारे करने की वजह से ही ऐसा हुआ, तुम्हारे ही अदूरदर्शिता की वजह से ऐसा हुआ। अब उस पर आप एक गांव में कहावत कहते हैं कि चिपरी पाथना, चिपरी मतलब गोबर को उपले बनाना, तो वही आप कर रहे हो। मतलब आप जो है गोबर, देश तो गोबर हो चुका है, उसके ऊपर आप चिपरी पाथ रहे हो। तो स्थिति ऐसी है कि आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, जो कहते हो उसके उल्टा करते हो। यही स्थिति उस समय थी। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ये ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है, ऐसा लिखा है। देश का प्रमुख व्यक्ति अनर्गल बातें करता है और वो बातें करता है जिसको जनता फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं है कि जनता जो है बहुत मानसिक रूप से समृद्ध है। आज भी जनता मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। फिर आपने मस्जिद ढहाई, मंदिर बनाया और ये किया, मंदिर राजनीति के लिए बनाया। सारे जितने ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद और पुराण, ये किसी पर्पज, किसी उद्देश्य के लिए लिखे गए। उसी तरह से आप मंदिर जो है किसी उद्देश्य से बनाया आपने कि हम चुनाव जीत जाएंगे, और ये आपका मैलाफाइड, मतलब आपका एक धोखा, मतलब जनता को धोखा देना है, और जनता अज्ञानी है, वो जानती नहीं है। तो इस तरह की संस्कृति आप फिर डेवलप कर रहे हैं और आज हम क्राइसिस में हैं। चाइना, अमेरिका तो विकसित राष्ट्र है, चाइना भी विकसित राष्ट्र है। हम अविकसित राष्ट्र हैं और अविकसित से और नीचे जा रहे हैं और अविकसित हो रहे हैं। आप कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, किस पर भारी हो रहे हैं आप इस देश के लोगों पर भारी हो रहे हैं।
विपक्षियों को भारी हो रहे हैं, आप ट्रंप पर भारी पड़ते, आप जी जिनपिंग पर भारी पड़ते, आप किसी अन्य देश के लोग पर भारी पड़ते, तब तो हम समझते हैं कि आप भारी हैं। आप भारी किस पर पड़ रहे हैं कि विपक्षियों को पढ़ रहे हैं, अपने विपक्षी संस्था को पढ़ रहे हैं। आप सत्ता में हैं इसलिए आप भारी हैं। जिस दिन सत्ता से उतर जाएंगे और आपकी तरह से ही कोई आ जाएगा तो आपका सब भारीपन खत्म हो जाएगा। जैसे इस देश में पीछे होता रहा है वही आप करना चाहते हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य ही है कहेंगे हम, और कुछ नहीं कहेंगे। आप किस पर भारी हैं? अपने देशवासियों को भारी हैं। आप किसके विश्व गुरु हैं? अपने देशवासियों के विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु तो एक ही हुए, भगवान बुद्ध विश्व गुरु थे, और उसमें दुनिया भर के लोग आकर के इस देश में पढ़ते थे। आज तो ऐसी कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर यहाँ के लोग पढ़ सके। आपने उस लायक छोड़ा ही नहीं। तो इसके बारे में हम तो कहेंगे कि जनता को संज्ञान लेना चाहिए। जनता उतनी जागरूक नहीं है, जनता उतनी होशियार नहीं है, जनता उतनी शिक्षित नहीं है जिसका फायदा उठाया जा रहा है। और जनता को इसमें आना चाहिए, सोच समझ करके वोट करना चाहिए, सोच समझ के सरकारों का गठन करना चाहिए, सोच समझ करके देश हित में इस चीज को लाना चाहिए। और कुछ पैसे, कुछ मंत्री पद, कुछ ये और कुछ वो पा करके आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं होना है। संस्कृति को सुधारिए, देश के हित में बात करिए। जो देश के हित में बात है वही बात करिए, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और ये देश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। और ये देश अपना अस्मिता खो चुका था, फिर वो लाया गांधी जैसे आदमी ने, नेहरू जैसे आदमी ने, पटेल जैसे आदमी ने। उसको भी कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। गांधी की भी हत्या हो गई और नेहरू की हत्या तो रोज करते रहते हैं। नेहरू की हत्या तो रोज होती रहती है। नेहरू चले गए, नेहरू ने बहुत कुछ इस देश के लिए किया, बहुत कुछ किया। अंबेडकर ने तो बहुत ही कुछ किया। अंबेडकर के साथ तो इतना अमानवीय काम हुआ, इतना अमानवीय काम हुआ, इतना अपमान किया आपने, आपकी संस्कृति ने इतना उस व्यथित किया। फिर भी अंबेडकर पढ़े लिखे थे, होशियार थे। अंग्रेजों का भी साथ था। कुछ लोग तो चाहते थे अंग्रेज यहां से जाए ही नहीं, सिर्फ आपकी वजह से, आपके संस्कृति और आपके इस मंशा की वजह से। आप भी चाहते थे। राजे रजवाड़ों का तो कोई औकात ही नहीं थी। ये तो कठपुतली थे अंग्रेजों के। जैसे चाहते थे वैसे अंग्रेज नचाते थे इनको, और आप उनकी बात कर रहे हैं। आज भी ट्रंप और जी जिनपिंग जो है आपको नचा रहे हैं। जनता देख रही है, जनता उतनी जागृत नहीं है, नहीं तो देख रही है कि आज भी आपको ट्रंप और जी जिनपिंग जो है, जो आपके दोस्त आप डिक्लेयर करते हैं, मतलब आप एकदम फर्जी बात करते हैं और इस देश का भारी नुकसान कर रहे हैं। तो आज भी आपको उंगलियों पर नचाते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपको तरह तरह से अपमानित करते हैं, लेकिन आपको उस अपमान का, उसका कोई गम नहीं है। और आप विपक्षी और 2-4-10 देश के सही लोगों के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। ये स्थिति पहले भी हो चुकी है और जिसकी वजह से देश से गुलाम हुआ, तो वो पुनरावृत्ति न हो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उससे देश का भारी नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। ये जनता को सोचना है, जनता को समझना है और जनता को करना है। बाकी किसी पार्टी से और किसी चीज से कोई नहीं है। अभी कोई सुधार नहीं हो रहा, न चुनाव आयोग में सुधार हो रहे हैं, केवल बेईमानी हो रही है। नहीं संवैधानिक संस्थाओं में कोई सुधार है, न देश के कार्यों में कोई सुधार है। बस ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। अब आगे देखिए क्या होता है।
इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और हमको भी आप बहुत शॉर्ट में वीडियो, चूँकि वीडियो है 30-40 मिनट का, उसमें सारी बातें नहीं की जा सकती है, लेकिन मूल बातें हमने कर दी हैं कि आज भी पुष्य शुंग मित्र के संस्कृति को फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। बस इतने ही समझ लीजिए, फिर से ये जातियों को वो किया जा रहा है और एक अंदर अंदर सामने लड़ाई चल रही है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय संविधान।